नमस्कार बच्चों, आज हम ज्योग्राफी के क्लास 10th के चैप्टर 1 को देखेंगे, संसाधन एवं विकास। तो क्या है संसाधन और क्या है विकास जानेंगे। संसाधन क्या है, इस शब्द से हम क्या समझते हैं। तो इसको आसान शब्दों में जानते हैं छात्रों कि जो चीज़, वैसी सभी चीज़ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करे, जो उसकी नीड को फुलफिल करे, उसे हम संसाधन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, हम प्यास बुझाने के लिए पानी पीते हैं, भूख बुझाने के लिए खाना खाते हैं, मिटाने के लिए, आराम करने के लिए, रहने के लिए घर का उपयोग करते हैं, खाना बनाने के लिए गैस का प्रयोग करते हैं, लकड़ियों का प्रयोग करते हैं। तो वैसे सभी चीज़ें जो हमारे आसपास हैं और जो हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उन्हें हम संसाधन कहते हैं। अच्छा, क्या आप उन वस्तुओं का नाम बता सकते हैं जो गांव और शहरों में हमारे जीवन को आराम पहुंचाते हैं? ऐसी वस्तुओं की एक सूची तैयार करें और इनको बनाने में प्रयोग होने वाले पदार्थों का नाम बताएं। अब देखिए, जैसे कि गांव में या फिर शहरों में आप देखते हैं सिलेंडर का यूज़ करते हैं हम लोग, गैस, लेकिन गांव में आप देखते हैं लकड़ियों का यूज़ होता है खाना बनाने के लिए। ये लकड़ियाँ कहाँ से आती है? जंगल से आती हैं। पीने का पानी नदी से, यहाँ वर्षा का जल संचयन हम लोग करते हैं इनसे। तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ें जो हमारी आवश्यकताओं को, अनाज खेती से आता है। तो ये सारी चीज़ जो है ये हमारे लिए संसाधन है। ठीक है, आइए देखते हैं इस विषय पर, इस पाठ को। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। अर्थात हमारे पर्यावरण में पहली बात तो वो उपलब्ध होनी चाहिए और हमारे आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात है, हमारे पर्यावरण में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें हमारे आवश्यकताओं को पूरी नहीं करते। लेकिन जो चीज़, जो वस्तु हमारे आवश्यकताओं को पूरा करे, मानव की आवश्यकताओं को पूरा करे और जिसको बनाने के लिए, जिसको पाने के लिए, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, जो आर्थिक रूप से संभाव्य हो और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। अर्थात जैसे हम उदाहरण लेते हैं सोना का, तो सोना को हम ऐसे तो वो ओर्स के रूप में मिलता है हमें, तो उसको तो हम ऐसे डायरेक्ट, ऐसा तो नहीं है कि गए और जेवर के रूप में हमें बना मिला, ईंटों के रूप में हमें बना मिला, वो मिट्टी इस सब में मिला रहता है। तो उसको निकालने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी होना चाहिए, उस तक पहुंचने के लिए हमारे पास वो सारे तकनीक होने चाहिए, प्रौद्योगिकी होनी चाहिए। उसके बाद आर्थिक रूप से संभाव्य, अर्थात उसमें अगर हम जो पैसा लगा रहे हैं उसको निकालने में, वो हमारे लिए उतना ही बेनिफिशियल हो, उतना ही उपयोगी हो। अब ऐसा ना हो कि हम उसमें पैसा निकाल रहे हैं, आर्थिक रूप से पैसा लगा रहे हैं और समय खर्च कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी खर्च कर रहे हैं और वो हमारे यूज़ में ही ना आए, वो उतना आउटकम ही ना दे, अर्थात वो उतना उसका, आपको जो हम लगा रहे हैं उसमें आर्थिक रूप से पैसा, प्रौद्योगिकी, वो उसका उतना हमको लौटाए ना, हमें घाटा हो जाए, तो वो हमारे लिए अच्छा सांस्कृतिक रूप से मान्य होना चाहिए। अर्थात हम जिस संस्कृति में रहते हैं, हमारे प्रकृति में रहते हैं, तो उसके रूप से मान्य होना चाहिए। वो एक संसाधन है। ये रहा आपका संसाधन का एक उचित परिभाषा। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तु की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। हाँ, हमारे पर्यावरण में जो उपलब्ध वस्तु हैं, वो जो उसका रूपांतरण होता है, वो या तो प्राकृतिक प्रक्रिया से होगा या प्रौद्योगिकी से होगा। अर्थात प्राकृतिक प्रक्रिया क्या होगा? नेचुरली जो कुछ नेचर के थ्रू चेंज होता है, जो हमें मिलता है। जैसे कि एक आप देखते हैं डायमंड, कोल में रहते रहते, कोयला में रहते रहते, वो प्राकृतिक रूप से उसमें प्रेशर पड़ता है, टाइम लगता है, तो दाब के कारण, समय के कारण वो क्या होता है, एक हीरा में बदलता है। तो उसी तरह उसमें प्रक्रिया लगती है रूपांतरण होने में, संसाधन में, तो वो प्राकृतिक होता है। कुछ प्रौद्योगिकी से हम उसको चेंज करते हैं, जैसे कि गोल्ड निकालने के लिए हमने एक्सट्रैक्ट उठाया, ओर्स को उठाया,
मिट्टी में मिले हुए, उसके बाद में हमने टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी के थ्रू उसको चेंज किया, ठीक है। और इन सब को करने के लिए क्या ज़रूरत होती है, एक संस्था की आवश्यकता होती है। ये तो नहीं है ना 2-4 आदमी गए और कर लिए और हमें मिल गया। इसके लिए हम प्रॉपर इंडस्ट्रीज, संस्था क्या हुआ, इंडस्ट्रीज की आवश्यकता होती है, ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता होती है जो इसके निहित काम करें, जो इसके संबंध में काम करें, ठीक है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं। बिल्कुल, हम मानव जो है वो टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी यहाँ पे टेक्नोलॉजी शब्द है, इसके द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं, यानी प्रकृति से हम नेचुरल रूप में संसाधन लेते हैं और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके उसको और भी अपने लिए, मानव अपने लिए उसको यूजफुल बनाता है। आगे हम उदाहरण देके आपको समझाएंगे। और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। अब देखिए उदाहरण के तौर पे, हम लोहा, मिट्टी में मिले हुए कण रहते हैं, ओर्स, आयरन ओर्स जिसको कहते हैं, वो हमें मिला, तो उसको हम तो मिट्टी में मिला हुआ है तो वो हमारे लिए उस समय यूजलेस है, हमारे लिए उस समय अनुपयोगी है। तो उसे क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू, प्रौद्योगिकी के थ्रू मानव उसे निकालता है, यूज़ करके उसको जमा करता है, उसको फिल्टर करता है और उसके बाद उसको एक लोहा के रूप में परिवर्तित करता है। इसके लिए आर्थिक रूप से हमें उसमें खर्चा भी आता है, आर्थिक, और हम उसमें लगाते हैं। इसके लिए हमें इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत है। अब क्योंकि ये बड़े पैमाने पर काम होता है, छोटा सा तो है नहीं कि हम चलो ले आए और घर पे निकाल लिए, तो इसके लिए इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत है। और ये जो है प्रकृति के साथ, प्रौद्योगिकी के साथ हम क्रिया करके हम अपने आर्थिक विकास को गति देते हैं। आज आप देखिएगा आयरन ओर्स को निकाल के, लौह अयस्क जिसे कहते हैं, उसको मिट्टी से निकाल के हम इससे लोहे की पटरियां बनाए, लोहे के ट्रेन के डब्बे बनाए, और ये हमारे आज आर्थिक विकास की गति को तेज कर रहा है। आज हमारे पास ट्रेन है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ये रेलगाड़ी भी हमारे लिए एक संसाधन है, एक जगह से दूसरी जगह में पहुंचाता है हमें ये वस्तुओं को। तो ये हमारे आर्थिक विकास की गति को भी तेज किया, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, मानव जो है वो प्राकृतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और संस्थाएं, मैंने भी बताया, इनके साथ अंतर संबंध करके ही संसाधन को और भी उपयोगी बना लेता है। क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? देखिए, संसाधन ऐसा नहीं है, संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। बिल्कुल सही बात, जैसे भी मैंने आपको उदाहरण दिया कि लौह अयस्क, वो मिट्टी में मिला हुआ है, जब तक हम उसका उपयोग नहीं जानते थे और उसको निकालना नहीं जानते थे कि उससे हम लोहा कैसे निकालें, प्योर आयरन कैसे निकालें, तो हमारे लिए वो अनुपयोगी था, कोई उपयोग नहीं है। तो प्रकृति में रहते हुए भी हम उसका कोई उपयोग नहीं कर सकते थे। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिल्कुल, वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं। अभी हमने बताया ना, आयरन ओर का एग्जाम्पल लेके, आप देखोगे जल का एग्जाम्पल लेके, आज आप देखते हो ना जल से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है। तो ये सब मानव क्या कर रहा है कि स्वयं पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करता है ना। सोलर लाइट को यूज़ करके, हम आप सौर ऊर्जा को यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी लगा रहे हैं, बना रहे हैं। तो ये सब क्या, मानव क्या कर रहा है, संसाधनों का परिवर्तित कर रहा है, पदार्थों को, नेचुरल जो चीज़ें हैं, प्राकृतिक जो चीज़ें हैं, इसको बदल के संसाधन में परिवर्तित कर रहा है तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण, अब देखिए यहाँ तक तो संसाधन क्या था ये हम समझे, आगे हम लोग देखते हैं संसाधन का वर्गीकरण। संसाधन का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पे, बेसिस ऑफ ओरिजिन, जैव और अजैव होता है। समाप्यता के आधार पर नवीनीकरण योग्य और अनवीनीकरण योग्य होता है। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय होता है। और विकास के स्तर के आधार पर संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोश होता है। देखिए यहाँ पे संसाधन का वर्गीकरण आपको एक बॉक्स में करके समझाया गया है, प्राकृतिक और मानवीय संसाधन करके, ठीक है। प्राकृतिक के आप अंदर में देखेंगे नवीनीकरण योग्य और अनवीनीकरण योग्य संसाधन है। नवीनीकरण के अंतर्गत सतत अथवा प्रवाह जैसे पवन, जल, और जैव यानी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव,
और अनवीकरणीय संसाधन में पुनः चक्रीय जैसे धातु और अचक्रीय जैसे जीवाश्म ईंधन है। मानवीय के अंतर्गत आप देखेंगे संरचनाएं एवं संस्थाएं और मात्रा एवं गुणवत्ता। ठीक है, आगे हम जानते हैं इसको विस्तार से। संसाधन के प्रकार को देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर हम देखते हैं जैव संसाधन क्या है। इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है और इसमें जीवन व्याप्त है, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन। देखिए, मनुष्य खुद एक संसाधन है। अगर देखा जाए तो मनुष्य खुद एक संसाधन है। मनुष्य अपने से प्राकृतिक संसाधन को अपने और आवश्यकता के लिए उसको बनाता है, अपने और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधन को बदलता है, रूपांतरण करता है। हमने पहले भी देखा है। तो जैव संसाधन में मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन। देखिए, हम मछलियाँ खाते हैं, हम अपने उपयोग में लाते हैं। हमने कहा था ना, पशुधन, हम उससे दूध लेते हैं, मांस लेते हैं, कपड़ा, खाल लेते हैं, ऊन लेते हैं। वनस्पति जात, हम इससे भोजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। उसके बाद आप जलावन के लिए लकड़ियाँ लेते हैं, सोने के लिए बेड वगैरह बनाते हैं, तो ये लकड़ियाँ फर्नीचर वगैरह के लिए बनाते हैं। तो ये सब जैव संसाधन के रूप में आया। जैव संसाधन में आप देखिए, ये सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं। ठीक है, जैव संसाधन में सारे जैव जीवित वस्तुओं से बने थे। मनुष्य जीवित है, वनस्पति जाति, सब में प्राण है, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन। अब देखिए, जिसमें निर्जीव है जो वस्तु, जैसे अजैव संसाधन, जैसे उदाहरण चट्टाने और धातुएं। बिल्कुल धातुएं, अभी हमने लोहा का उदाहरण लिया था ऊपर में, उसी तरह तांबा है, एल्युमिनियम है, और भी धातुएं हैं, सोना है, चांदी है, चट्टाने। बहुत सारी चट्टाने हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं, है ना। तो हम आगे देखेंगे ये सब हमारे लिए कैसे उपयोगी है। आगे बढ़ते हैं। समाप्यता के आधार पर आ जाते हैं। तो नवीनीकरण योग्य संसाधन, यानी समाप्यता का संबंध है कि कौन, मतलब कितने टाइम तक रहेगा, कितने समय तक, और कौन खत्म हो जाएगा। तो देखिए, नवीनीकरण योग्य संसाधन जो है, वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीनीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सके, उन्हें नवीनीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। उदाहरणतः सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, वन व वन्य जीवन। इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। देखिए, वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या आंतरिक, तीन ये प्रक्रिया हैं, भौतिक, फिजिकल, केमिकल और टेक्नोलॉजिकल जो है, इन प्रक्रियाओं के द्वारा इनको हम रीयूज कर सकते हैं। आजकल आप देखते हैं ना, रिसाइकल, जो प्लास्टिक भी आप यूज़ करते हैं, रिसाइकल प्लास्टिक, रिसाइकल, आप हर जगह रिसाइकल लिस्ट, रिसाइकल वर्ड देख रहे होंगे। अर्थात वैसे सभी संसाधन जिनको हम पुनः प्रक्रिया के द्वारा, रासायनिक प्रक्रिया हो, यांत्रिक प्रक्रिया हो या भौतिक प्रक्रिया हो, ये प्रक्रिया उपयोग करके हम पुनः उसको दोबारा उस फॉर्म में ला सकते हैं। देखते हैं ना आप, आजकल कचरा को यूज़ करके गैस बना रहा है, गोबर से इलेक्ट्रिसिटी उपयोग हो रहा है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। जैसे सौर ऊर्जा है, आप इसे यूज़ करते हैं, ये हमारे लिए निरंतर है। जब तक सूरज है तब तक सौर ऊर्जा हमारे पास है। पवन ऊर्जा है, जल है, जल को देखते हैं यूज़ कैसे बोलता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, आप देखते हैं ना, वर्षा जल संग्रहण, जो वर्षा का जल आप संग्रह कीजिए, फिर इसको ऐसे यूज़ कीजिए। तो ये सब जो है, वन लगाइए, वन हम लगा सकते हैं फिर से, तो वन जीवन बसा सकते। तो ये संसाधन क्या होते हैं, इन्हें हम पुनः उत्पन्न कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, तीन प्रक्रिया, भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा। ठीक है, ठीक। इन्हें प्रवाह संसाधन में विभाजित किया जा सकता है। चित्र 1.2 में देखेंगे। देखिए, आप दिया हुआ है, नवीनीकरण युक्त संसाधन को सतत अथवा प्रवाह, जैसे पवन, जल, तो ये सब क्या है ना, रिसाइकिल होते हैं, हमारे पास मिलेंगे, ये कभी खत्म नहीं होने वाले, इन्हें हम ले लेते हैं, रीयूज कर लेते हैं। अच्छा, अनवीनीकरण योग्य संसाधन क्या है? इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। हाँ, कुछ संसाधन ऐसे होते हैं ना जो हमें तुरंत नहीं मिल सकते हैं, और बहुत
बहुत ही लॉन्ग टाइम, बहुत ही समय लेता है ये संसाधन, और बहुत सारी मतलब भूवैज्ञानिक अंतराल होता है इसमें, और बहुत सारी प्राकृतिक प्रक्रिया लगी रहती है इनको मिलने में, जैसे खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधन के उदाहरण हैं। आपने सुना होगा या जानते होंगे कि कोयला जो है या हीरा जो है, ये सब जो और भी बहुत सारे खनिज जो हैं, धातु है, खनिज है, तो ये हमें 1 साल 2 साल 10 साल नहीं, अरबों अरबों लाखों लाखों बहुत बहुत साल, खरबों साल से दबे हुए हैं, कब हमें मिले हैं, है ना। तो बहुत सारे ऐसे जीवाश्म ईंधन इस प्रकार जो हमारे जलाने के लिए कोयला, भी मैंने बोला ना, कोयले, लकड़ियाँ, तो ये सब बहुत सारे दबाव, प्रेशर, समय, तो इन सब के कारण हमें मिले हैं। इनको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, 1-2 समय नहीं, 1-2 साल नहीं, काफ़ी समय लग जाता है। ये में कुछ अंतराल में नहीं मिलते हैं। इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रीय हैं। हाँ, कुछ संसाधन हैं जो पुनः चक्रीय हैं, और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय हैं। ये एक बार उपयोग के बाद ही खत्म हो जाते हैं। जैसे पेट्रोल, आपने सुना है जीवाश्म ईंधन यानी वही कोयला, तो ये क्या होता है ना, ये हमने एक बार यूज़ किया, ये खत्म, ये हमें दोबारा मिल नहीं सकता, रिसाइकिल नहीं हो सकता। अब गोल्ड का क्या है, सोना का, चांदी का हमने जेवर बनवाया, फिर इसको दिया, फिर ये पिघला के जेवर बना देते हैं, या सोने के बिस्किट बना देते हैं। लेकिन कोयला तो हमें दोबारा नहीं मिल सकता। पेट्रोल तो आप सुनते हैं ना, नहीं मिल सकता है। और पानी की भी आज यही हालत है, शुद्ध जल हमें मिल नहीं रहे हैं, इसलिए वर्षा जल संग्रहण कहा जाता है। तो अब देखिए, ये थे अनवीनीकरण योग्य संसाधन। अब स्वामित्व के आधार पर देखते हैं। स्वामित्व के आधार पर अर्थात ओनरशिप, स्वामित्व मतलब हमारा किस चीज़ पे, हम नहीं बोलते मालिकाना हक, वो है ये स्वामित्व का मतलब। तो इसके अनुसार व्यक्तिगत संसाधन होते हैं। आइए देखिए, व्यक्तिगत संसाधन क्या होते हैं। संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। हाँ, जैसे कुछ संसाधन आपके अपने होते हैं, है ना। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है, जिसके बदले वे सरकार को लगान चुकाते हैं। देखिए, बहुत सारे क्या होता है ना, किसान के पास सरकार के द्वारा भूमि, सरकार की भूमि है, और किसान उस पर खेती कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए किसान को सरकार को कर देना होता है। तो गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं, और बहुत से क्या होता है ना कि बहुत सारे लोगों की अपनी भूमि है भाई, तो हम तो उगाएंगे, हम तो कर नहीं देंगे, हमारी भूमि है। और बहुत से लोग भूमिहीन होते हैं, किन्हीं के पास भूमि नहीं है, वो दूसरे के खेतों पर, आपने सुना ना बटेदार बोलते हैं गांव में, ये सुना होगा, बटेदार हमारी खेत है, लेकिन हमारे गांव में दूसरे कोई काम करता है, वो आधा हमें अनाज देते हैं, आधा वो ले लेते हैं। तो शहरों में लोग भूखंड, घरों व अन्य जायदाद के मालिक होते हैं, है ना। आपके घर होंगे, आप उसके मालिक होंगे, या कहीं जमीन होगी, आप उसके मालिक होंगे, जायदाद होंगे। तो बाग, चारागाह आप देखते होंगे, कोई बाग का मालिक है, कोई बड़े बड़े चारागाह हैं तो उसका मालिक है, तालाब का कोई मालिक है, मतलब ये किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी होता है। और कुएं भी होते हैं। आदि संसाधनों के नीचे स्वामित्व में कुछ उदाहरण है। हाँ, जैसे कि कुछ आपके अपने होते हैं, आपके भी गांव में होंगे अपने, और नहीं तो आपने देखा होगा। अपने परिवार के संसाधनों की एक सूची तैयार कीजिए। अच्छा, अब सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन क्या हम देखते हैं। ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। अर्थात जैसे मैंने देखा निजी में वो पर्सनल आपका है, जैसे आपके पास मान लीजिए कार है, निजी में देख रहे हैं, निजी में वो कार आपकी है, आप उसे यूज़ करते हैं। कार तो फिर एक संसाधन हो गया, क्योंकि वो क्या था, मानव की जो आवश्यकताओं की पूर्ति करे वो संसाधन है। तो वो कार आपकी है भाई, आपकी मर्जी, आप किसी को दोगे ना दोगे, उसको कोई आपसे ले नहीं सकता, ज़बरदस्ती छीन नहीं सकता है, तो वो आपका अपना हो गया, पर्सनल। आपका अपना घर है तो आप उसमें 2 आदमी रह रहे हैं, भले आपका 10 बंगलों का घर, 50 रूम का घर है, लेकिन वो आपका अपना है, आप उसमें 2 आदमी रह रहे हैं। बट एक होता है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, मतलब ये संसाधन आपका पर्सनल नहीं होता है। ये क्या होता है, समुदाय जो आप है वहाँ पे उन सभी लोगों के लिए है। जैसे गाँव की समिलात भूमि, जैसे चारण भूमि जहाँ पे पशु चरते हैं, गाँव की शमशान भूमि, वहाँ सब जाते हैं भाई, तालाब इत्यादि। गांव के जो तालाब होते हैं, कुछ तो पर्सनल तालाब भी होते हैं, आप देखोगे बड़े बड़े जमींदार लोग जो होते हैं उनके अपने पर्सनल होते हैं, लेकिन बहुत सारे तालाब जो होते हैं वो सभी के लिए होते हैं। शमशान भूमि उसमें सब जाता है, वो किसी का पर्सनल नहीं होता है। और चारण भूमि जहाँ पे पशु चरता है, आप देखोगे ट्रेन वगैरह से जाते होगे तो आप देखते होगे बहुत बड़े इलाके में बहुत सारे पशु चर रहे हैं, तो वो किसी की पर्सनल भूमि नहीं है, ये सामुदायिक स्वामित्व वाले हुआ। और नगरीय क्षेत्रों में अगर आप देखोगे तो सार्वजनिक पार्क,
पार्क आप देखते हैं जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, बड़े बूढ़े बैठते हैं। आप भी जाते होगे घूमने, पिकनिक मनाने के लिए किसी स्पॉट पे जाते हो, स्थल पे जाते हो, और खेल के जो मैदान होते हैं किसी का पर्सनल नहीं होता, यहाँ सभी लोग जाते हैं, खेलते हैं, आराम करते हैं। और ये भी संसाधन है, क्योंकि ये हमारे नीड को फुलफिल कर रहा है, हमारे ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। ठीक है, वहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध है। अब देखिए राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है। अब तो हमने देखा निजी क्या होते हैं और सामुदायिक क्या होते हैं, अब देखते हैं राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं। तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है। अगर टेक्नोलॉजिकली देखा जाए तो देश में जितने भी संसाधन है वो सारे राष्ट्रीय संसाधन है। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकता है। ये हमारा कानून है, संविधान है कि सरकार को ये हक है कि आपकी पर्सनल संसाधनों को भी वो आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकता है। ये हमारा कानून, संविधान है। इसमें अगर सरकार को लगेगा कि ये सभी के हित के लिए ज़रूरी है, सभी के लिए ज़रूरी है और सभी से इसका फ़ायदा होगा, तो वो आम जनता के लिए भी इन संसाधनों को अधिग्रहित ले सकता है अपने अंडर में और आपको यूज़ करने दे सकता है। आपने देखा होगा कि सड़कें, बिल्कुल सड़क हम यूज़ करते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, सामान आते जाते हैं। नहरें जो हुई, रेल लाइनें हुई, व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेती में बनी हुई हैं, तो आप देखते होंगे रेल लाइनें जो हुई वो सबके लिए है, सरकारी है, वो उसमें सब आ जा सकते हैं और राष्ट्र की संसाधन है वो। तो शहरी विकास प्राधिकरण को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। ठीक है, तो सारे खनिज पदार्थ, जितने भी खनिज पदार्थ हैं, जल संसाधन है, वन्य जीवन है, राजनीतिक सीमाओं के अंतर सारी भूमि और 12 समुद्री मील तक महासागरीय क्षेत्र भी 12 समुद्री मील यानी 22.2 किलोमीटर तक भूभागीय समुद्र व इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा है। ठीक है, अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है। ठीक है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती हैं। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय, जैसे हमने कहा था कि संस्था की आवश्यकता भी है, बिना संस्था के तो आप संसाधन को चला नहीं सकते हैं, क्योंकि छोटे रूप में तो है नहीं है, छोटे लोग तो यूज़ कर नहीं रहे हैं, सभी को यूज़ करना, हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो हैं वो संसाधनों को नियंत्रित करती हैं। जैसे तटरेखा से 200 समुद्री मील की दूरी, ठीक है, 12 समुद्री मील तक तो क्या हुआ, वो राष्ट्रीय संसाधन हुआ। अब 200 समुद्री मील तक की दूरी अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र पर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय, जैसे सार्क सुना होगा आपने, इस तरह की संस्थाएं हैं, बहुत कुछ देश मिलकर संस्थाएं बनाते हैं जो उनकी सीमाओं के समुद्र हैं, तो इनमें आप अकेले जाके उस संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो आप ये सारे देश मिलकर आप उनसे सहमति लेते हैं, ये सारे देश सहमति देते हैं और उसके बाद इन संसाधनों का उपयोग हम कर सकते हैं, मतलब देश कर सकता है, कोई भी देश कर सकता है। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि भारत के पास अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से दूर हिंद महासागर की तलहटी में मैग्नीज ग्रंथियों का खनन करने का अधिकार है। कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की पहचान करें, मतलब भारत के पास हिंद महासागर की तलहटी में मैग्नीज ग्रंथि है, उसका खनन करने का अधिकार भारत को है। तो इसी तरह बहुत सारे समुद्र में भी बहुत सारे संसाधन है, बहुत सारे संसाधन छुपे हुए हैं, हमें कुछ पता है और बहुतों का तो पता नहीं है। तो ये संसाधन हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के रूप में आते हैं, तो हमें देशों की सहमति चाहिए। अकेला कोई भी देश जाके इससे यूज नहीं कर सकता जो कि 200 समुद्री मील की दूरी पर हो। क्लियर है? ठीक है, अब विकास के स्तर के आधार पर हम देखते हैं संभावी संसाधन होते हैं। विकास के स्तर के आधार पर अब क्या है, संभावी संसाधन, या ये वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग, विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधन की अपार संभावना है, परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। अच्छा देखिए, अब हम लोग जान रहे हैं पवन का इस्तेमाल करके, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करके बिजली उत्पन्न करना, ये तो आपने सुना होगा। अब राजस्थान और गुजरात मरुस्थलीय प्रदेश है और यहाँ हवा, खुले क्षेत्र है गुजरात, यहाँ हवा प्रचुर मात्रा में है ना। तो लेकिन
है तो, संसाधन है तो, लेकिन इसका उपयोग नहीं किया गया। अभी तक इसका जो उपयोग होना चाहिए प्रॉपर तरीके से उपयोग नहीं किया गया है। और इस संसाधन की अपार संभावना है कि आगे जाके अगर हम इसका उपयोग करते हैं, उपयोग करना होगा, उपयोग करेंगे तो ये हमारे पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन इनका सही ढंग से अभी विकास नहीं हुआ। हमने अभी पढ़ा था ना ऊपर में, टेक्नोलॉजी हमारे पास होना चाहिए। संसाधन तो प्रकृति में बहुत है, लेकिन मनुष्य उसको अपने टेक्नोलॉजी से, अपने तकनीक से, अपने औद्योगिक क्या बोलते क्षेत्र से, औद्योगिक स्थल बना के, इंडस्ट्रीज बना के इसका उपयोग करता है। तो इसे उपयोग करने के लिए हमारे पास अभी वहाँ पे टेक्नोलॉजीज नहीं है। ठीक है, तो ये वह संभावी पोटेंशियल रिसोर्सेज को बोलते हैं, संभावी संसाधन। आइए आगे चल के देखते हैं अब इसमें विकसित संसाधन क्या है। अच्छा, ये संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है। देखिए, कोई भी संसाधन को जब हम बड़े पैमाने पर उपयोग करते हैं और हम सबके लिए वो ज़रूरी है, तो पहले तो सर्वेक्षण होता है, सर्वे होता है, और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है। वो कितने उपयोगी हैं हमारे लिए। अब ऐसा तो नहीं भाई संसाधन है चलो खोदो, हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो, हम यूज़ कर मतलब उसके लिए लगे हुए हैं। तो सबसे पहले उसका सर्वे करते हैं, वो हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। तो और उसके बाद उनकी उपयोग की गुणवत्ता क्या है, अच्छे क्वालिटी के हैं नहीं हैं, और मात्रा कितनी है। अब मान लीजिए खोदे और निकला भाई 100 ग्राम, या फिर कुछ भी उसी तरह कोई भी संसाधन को हम यूज़ करने गए तो उससे तो वो हमारे नीड्स को, पूरे मानव जाति की आवश्यकता उसको फुलफिल नहीं कर सकता है। तो इसके लिए सर्वे किया जाता है, सर्वेक्षण किया जा सकता है, उसका उपयोग की गुणवत्ता, मात्रा कितनी है, विकसित ये जानना, तो ये विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उसकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। ठीक है, अब भंडार, पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। पर्यावरण में उपलब्ध है ये वो सारे भंडार जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते, परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है। देखिए, अभी हमने थोड़ा देर पहले भी कहा कि हमारे पर्यावरण में बहुत से ऐसी चीज़ हैं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन हमें अभी उसका ज्ञान नहीं है, हम जानते नहीं उसके विषय में। ठीक है, तो उस प्रौद्योगिकी का अभाव है। अब आप कहिए टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास उस तक को पहुंचने के लिए, तो हमारे पहुंच से बाहर है। उदाहरण के लिए जल दो गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। जल जो है, पानी जो है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो का पढ़ते हैं ना, H2O। तो हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, एनर्जी का हाइड्रोजन मुख्य स्रोत बन सकता है। हम देख रहे होंगे आप ना कि कितनी जगह पे जल से बिजली उत्पन्न किया जा सकता है, परंतु इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास उन्नत तकनीक का ज्ञान नहीं है। अभी भी जो हमारे पास टेक्नोलॉजी होना चाहिए, तकनीक होना चाहिए, बहुत जगह तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आपने सुना होगा, जल विद्युत उपयोग किया जा रहा है, लेकिन और भी टेक्नोलॉजी चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो जल बहुत है, जानते हो आप। तो इसका उपयोग करने के लिए बहुत टेक्नोलॉजी चाहिए जो हमारे पास नहीं है। तो ये क्या, हमारे पास भंडार है उस चीज़ का, लेकिन उसे कैसे उपयोग करना है, उसके लिए हमारे पास ना प्रौद्योगिकी है और ना तकनीक है। संचित कोष, देखिए संचित कोष क्या है। यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है। अच्छा, ये संचित कोष भी आपका संसाधन भंडार का ही हिस्सा है, जिन्हें उपलब्ध तकनीक ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसे अभी जो हमारे पास तकनीक उपलब्ध है, जो हमारे पास नॉलेज है जिस चीज़ के बारे में, इससे हम लोग इसको उपयोग में ला सकते हैं, परंतु उसका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। तो बहुत सारे संसाधन हैं जिसका हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी मनुष्य इसका उपयोग शुरू नहीं किया है। इसका उपयोग भविष्य में आवश्यकताओं पूर्ति के लिए किया जा सकता है। भविष्य में आने वाली जो हमारी ज़रूरतें हैं उसके लिए हम आगे इस पर काम करेंगे। जैसे नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है। अभी अपने ऊपर देखा कि H2O होता है ना, वाटर का कंपोजिशन केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो हाइड्रोजन से हम एनर्जी, अभी ऊर्जा का स्रोत है। तो नदी के जल से विद्युत पैदा करना, हमारे पास
परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। बहुत कम जगह आप देखते होंगे जल विद्युत पैदा करना बहुत कम जगह पर है। हमारे देश में तो बहुत सारी नदियां हैं, तो हो सकता है भविष्य में, आने वाले भविष्य में इसका उपयोग हो। इस प्रकार बांधों में जल, वन आदि संचित कोष हैं जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। बांधों में भी जल है, वन है, तो इनका उपयोग भविष्य में आने वाले समय में हो सकता है। अब आइए देखते हैं छात्रों, संसाधनों का विकास। संसाधन का विकास क्या है? हमने देखा ना, चैप्टर का नाम था संसाधन और विकास। तो संसाधन का विकास क्या है? संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है, परिणाम स्वरूप मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग किया है। इसके निम्नलिखित मुख्यतः समस्याएं पैदा हो गई हैं। बिल्कुल जायज बात है कि बिना संसाधन के मनुष्य का जीवन स्तर कुछ है ही नहीं। अभी से आप चले जाइए आदि मानव के काल में, हमें पता ही नहीं था आग क्या होती है। आग निकालना, घरों में रहना, कपड़े पहनना, पका हुआ भोजन खाना, भोजन उगाना, कुछ पता ही नहीं था। तो मानव को जीवन यापन करने का तरीका भी नहीं मालूम था। जैसे जैसे संसाधन का ज्ञान होते गया, उसके उपयोग का ज्ञान होते गया, तो ये हमारे जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने लगा। हमें जीने का सलीका आ गया, कपड़ा पहनना आया, भोजन करना आया, जीने आया, हम स्कूल जाने लगे। स्कूल भी एक संसाधन है। ट्रांसपोर्टेशन यानी यातायात का प्रयोग करने लगे भी, हमने देखा यातायात भी, मतलब जो भी चीज़ समझ जाइए, छोटी से छोटी घर की एक कंघी भी, तो एक छोटी से छोटी चीज़ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, वो संसाधन है। ठीक है, लेकिन मनुष्य क्या करने लगा कि उसके बाद अंधाधुंध इसका उपयोग करने लगा मनुष्य, जिससे निम्नलिखित समस्या पैदा हो गई। अब आप किसी चीज़ का धड़ल्ले से प्रयोग करेंगे, समझेंगे नहीं कि उसको कितना, क्योंकि बहुत सारे संसाधन हैं, हमने ऊपर देखा, जो लिमिटेड है, स्टॉक में है, जो ख़त्म हो सकते हैं, जैसे जैविक जो थे, और बहुत सारे संसाधन जो है अनवीनीकरण संसाधन, ये सब क्या है, लिमिटेड है, ये ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन मनुष्य तो इसको, क्योंकि उसके पास ज्ञान भी नहीं था और सेल्फिशनेस भी है। ठीक है, देखिए क्या समस्याएं पैदा हो गई। कुछ व्यक्तियों के लालच व संसाधनों का ह्रास होना शुरू हो गया। ज़्यादा लालच में आने से संसाधन का, भाई हमें उपयोग करना है, हमें नहीं पता आगे क्या होगा नहीं होगा, आज तो हम उपयोग कर लेते हैं, तो संसाधनों का ह्रास होने लगा। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए, जिससे समाज दो हिस्सों में, संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन, अर्थात अमीर और गरीब में बट गया। अब देखिए, कहते नहीं है, जो अमीर लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग थे उस समय, पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने क्या किया, अपना संसाधन को कुछ लोगों के हाथ में आ गया, वो अपना उपयोग करने लगे, और बेचारे जो जिन्हें ज्ञान नहीं है, उन्हें ज्ञान भी नहीं दिया, भाई हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, हम अगले को क्यों बताएं, सेल्फिशनेस। तो इससे क्या हुआ ना, दो हिस्सों में हमारा समाज बट गया। भाई एक के पास सारे संसाधन है, हमारे पास गाड़ी, बंगला, कार, पढ़ने के लिए स्कूल, खाने के लिए पर्याप्त भोजन, पीने के लिए शुद्ध जल, और एक हमारे जो समाज का एक वर्ग है, उसके पास ना रहने के लिए घर, ना पहनने के लिए कपड़े, ना पढ़ने के लिए स्कूल, ना किताबें, कुछ भी नहीं, खाने के लिए ढंग से भोजन, कुछ भी नहीं है उसके पास। तो इससे क्या हुआ ना, समाज अमीर और गरीब वर्ग में बट गया। संसाधन के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा हो गया, जैसे भूमंडलीय तापन। अभी आप देख रहे हैं, हम देखिए, ओजोन परत अवक्षयन, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि। देखिए रिसेंट ये सब हाल की बात है, आप सुन रहे हैं, ओजोन लेयर में छेद हो रहा है, टेम्परेचर जो तापमान है वो बढ़ता चला जा रहा है, पृथ्वी पर गर्मी बढ़ती चली जा रही है। आप देख रहे हैं पानी का जल जो है वो ख़त्म होते जा रहा है, शुद्ध पीने वाला बोला जा रहा है ना, जल संचयन कीजिए, सारी ये सब देखने आता है कि बूंद बूंद की क्या बोले, सुरक्षा, रक्षा करें, रखें, संचयन करें। तो अंधाधुंध मानव क्या करने लगा कि लालच में आके अंधाधुंध शोषण करने लगा, वनों को काटने लगा, वनों को काट के तरह तरह के फर्नीचर, घर की सजावट, उसके बाद जलावन में लकड़ी व्यापार, इससे क्या हुआ, वन घटने लगे, वर्षा कम होने लगी, पानी की दिक्कत आ गई, वन्य जानवरों को जंगल ख़त्म करने लगे तो वन्य जीव ख़त्म होने लगे। तो हमारा जो पारिस्थितिक संतुलन है, इकोसिस्टम, वो गड़बड़ा गया, जिसके कारण भूमंडलीय तापन
ओजोन परत अपक्षयन, पर्यावरण प्रदूषण, इतना अत्यधिक गाड़ी का यूज, जल में प्रदूषण, नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, इससे भूमि का निम्नीकरण, इतना कटाव पेड़ पौधों का होने लगा कि भूमि का निम्नीकरण, इतनी खेती होने लगी, खाद का उपयोग होने लगा कि भूमि का जो स्तर है, उपजाऊ स्तर, वो खत्म होने लगा। तो ये सब मुख्य समस्याएं आने लगी। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्यायसंगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। बिल्कुल, मानव जीवन, अब एक लोग जो हैं वो एक अच्छे स्तर की जिंदगी जी रहे हैं, और दूसरे तबके के लोग हैं जिन्हें खाने के लिए भी रोटी नहीं मिल रही है, पहनने के लिए भी कपड़े नहीं मिल रहे हैं। तो इससे क्या हो रही है ना, हमारे समाज में अराजकता पैदा हो रही है, ऊंच नीच का भाव, दंगे। तो ये विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा होना चाहिए। सभी को पढ़ने का, खाने का, 2 वक्त की रोटी, कपड़े, कम से कम एक न्यूनतम जो जीवन जीने की आवश्यकता है की पूर्ति होनी चाहिए। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधन का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। बिल्कुल, कुछ देश हैं जो सामाजिक क्या बोलते हैं, आर्थिक हर तरह से संसाधन संपन्न है, वो अगर वही सिर्फ उपयोग करेंगे तो क्या होगा, अनबैलेंस हो जाएगा, परिस्थितिक अनबैलेंस हो जाएगा, और इससे क्या होगा, हमारा पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है। देखिए, सतत कंटिन्यूअस जो है, सतत किसी भी चीज को अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भावी जो भविष्य में आने वाले हमारे जो पीढ़ी है उनके लिए सही तरह से उपयोग करना, और जो हमारे समाज में अभी जो है तबके के लोग, उनके साथ सही क्या बोल सकते हैं, उनको न्यायसंगत बंटवारा करके हम सतत अस्तित्व को, सतत पोषणीय विकास को एक सही मोड़ दे सकते हैं। सतत पोषणीय विकास क्या है? सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो। सबसे पहली बात कि अपना जो मनुष्य विकास करे वो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना ना करे। अर्थात हम अभी ऐसा उपयोग ना करें कि हमारे आज की आवश्यकता पूर्ति हो रही है और कल भाई मिले ही ना। जैसे जल का हम आज इतना दोहन करें, इतना पोल्यूशन कर दें कि भाई आज तो हमें पीने के लिए मिल रहा है, लेकिन कल हमारे फ्यूचर को एक बूंद के लिए तरसना पड़े। तो ये एक उदाहरण रहा। अच्छा, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए गया था। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों, फॉरेस्ट प्रिंसिपल पर सहमति जताई गई, और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की गई। एजेंडा 21 क्या है? यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वावधान में राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना था। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। देखिए, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ, जिसमें 100 से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में हुआ, और इसमें यही था कि सामाजिक आर्थिक विकास पर समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आइए आगे देखते हैं संसाधन नियोजन को लेकर के। संसाधन नियोजन क्या है? संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। बिल्कुल, किसी भी चीज के प्रयोग के लिए एक नियोजन बनाना बहुत जरूरी है।
एक प्लानिंग होना चाहिए कि हम इसे किस तरह से यूज़ करें, कितने प्रतिशत में यूज़ करें, ताकि हमारी आज की जो वर्तमान की आवश्यकता है वो भी पूर्ति हो और भविष्य के लिए भी हम इसे संरक्षित कर सकें। इसलिए भारत जैसे देश में जहाँ संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, बिल्कुल हमारे देश विविधताओं का देश कहलाता है, तो ये और भी महत्वपूर्ण है। जैसे कहीं पे हमें जल है, राजस्थान में देखिए अब जल की कमी है ना। तो ऐसा बहुत बहुत सारा संसाधन है जहाँ पे मिल रहा है, कहीं पे वन है तो कहीं पे वन की कमी है। अच्छा, यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। हाँ, बहुत सारे संसाधन है जो हमारे देश में पूरी तरह मौजूद हैं, और जैसे आप देख सकते हैं पेट्रोल हमारे यहाँ नहीं है ना, हमें अरब देशों से मंगाना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं, और कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। अब उदाहरण देख लीजिए, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और कोयलों की प्रचुर भंडार है ना। और अभी आप जानते हैं कि ये हमारे लिए संसाधन है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु मूल विकास की कमी है। अब जल मिल रहा है तो सिर्फ इसी से तो हमारा विकास नहीं होगा ना, हमें और भी संसाधन जिंदगी जीने के लिए चाहिए। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा के संसाधनों की बहुत आयात है, लेकिन जल संसाधन की कमी है। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है, परंतु यहाँ जल, आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। तो हमने देखा कि कैसे विविधता है हमारे ही देश में, कैसे विविधता है। कहीं पे कोई संसाधन प्रचुर मात्रा में, कहीं पे वो है ही नहीं, कहीं पे उसका उपयोग हमें नहीं मालूम है। तो इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। अर्थात हर एक स्तर पर एक नियोजन होना चाहिए संसाधन का, एक प्लानिंग होना चाहिए, ताकि हमारे देश के सभी मानव को, सभी व्यक्ति को हर संसाधन उनकी आवश्यकताओं के अनुसार मिल सके। और ये कब मिलेगा? जब इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग होगी। अब ये देखते हैं भारत में संसाधन नियोजन। हम भारत में रहते हैं और भारत का संसाधन नियोजन तो हमें जानना बहुत जरूरी है। संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है, बिल्कुल जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि हमारा संसाधन जो है वो भारत का, अभी हमने पढ़ा ना कि बहुत विविधता है, बहुत अधिक विविधता है। कहीं पे पवन है तो कहीं पे जल है, तो कहीं पे खनिज है, तो कहीं पे कुछ नहीं है, बहुत सारा है। तो संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान है। देखिए क्या सोपान है। पहला सोपान है देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उसकी तालिका बनाना। बिल्कुल, मतलब किस क्षेत्र में कौन से संसाधन मिलते, किस क्षेत्र में कौन से संसाधन मिलते, क्योंकि विविधता है तो हमें एक तालिका बना लेना चाहिए। और इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और संसाधन का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना। जैसे संसाधन कितना संसाधन मौजूद है, उसका क्षेत्रीय सर्वेक्षण के द्वारा ही पता चलेगा। भाई ऐसा तो थोड़ी पता चलेगा, उसका सर्वेक्षण, सर्वे वहाँ ज़रूरी है, उसके लिए मैप बनाना। उसके बाद संसाधन की गुणात्मकता, कितनी उसकी गुणवत्ता है, मतलब वो हमारे लिए कितना यूज़फुल है, उसका मात्रा क्या है। भाई हम खोदने जाएंगे पहाड़, निकली चुहिया, अर्थात संसाधन, भाई हम उसके लिए उसके पीछे जा रहे हैं तो उसका मात्रा कितना है, ये सब हमें कैसे पता चलेगा? एक सर्वे के द्वारा। ठीक है। दूसरा देखते हैं संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। संसाधन विकास योजना, संसाधन के विकास की योजना लागू करने के लिए हमें प्रौद्योगिकी चाहिए। बिना टेक्नोलॉजी के तो हम संसाधन तक पहुंच नहीं सकते हैं। बहुत सारे ऐसे संसाधन है, मतलब पूरे संसाधन ही ऐसा कि बिना टेक्नोलॉजी के हम उस तक पहुंच नहीं सकते हैं। अच्छा, उसके लिए कौशल हमारे पास होना चाहिए, संस्थागत नियोजित ढांचा होना चाहिए, ये सब तैयार करना होगा। संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं के समन्वय स्थापित करना। संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना, ये इन दोनों में समन्वय स्थापित करना, है ना। आगे देखते हैं, स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए गए हैं। अच्छा, जब हम स्वाधीन हुए तो हमारा जो प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसमें यहाँ से शुरुआत हो गया कि संसाधन का नियोजन कैसे हो।
ठीक है। किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक अनिवार्य शर्त है। बिल्कुल, अगर हम किसी क्षेत्र का विकास कर रहे हैं या विकास होना चाहिए तो भाई संसाधन होगा तभी तो विकास होगा ना, बिना संसाधन के तो विकास नहीं होगा। परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। देखिए, अब मान लीजिए हमारे पास एक क्षेत्र में खनिज है ना, लेकिन हमारे पास प्रौद्योगिकी नहीं है, संस्था नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है, ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है जिसके ऊपर काम करें, टेक्नोलॉजीज नहीं है, तो वो खनिज किस काम के, है ना। वो जैसे हमने देखा भी राजस्थान गुजरात में पवन है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजीज नहीं है, तो वो संसाधन किस काम के, विकास संभव नहीं है, विकास में देरी होती है। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उस चीज़ के निकालने के लिए। इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश हैं जो संसाधन की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं। उपनिवेश का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए प्रमुख आकर्षण रहे हैं। देखिए, हाँ, इतिहास हमें बताता है, हमारा देश भारत को ही आप देख लीजिए तो संसाधन संपन्न था, है ना, तभी हमारे देश के प्रति आकर्षित हुए विदेशी लोग। मसाले थे यहाँ, मजदूर थे यहाँ, उन्हें कम लागत में मजदूर मिल जाते थे, संसाधन क्या बोलते हैं, मसाले थे, कॉटन था, तो ये सब क्या क्या उन्हें हमारी तरफ खींचा, संसाधन संपन्न प्रदेश की तरफ खींचा। तो उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे, जैसे हमारे पे अंग्रेजों ने राज किया, तो उन्होंने क्या किया, बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधन का शोषण किया तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। हम लोग हमारा शोषण किया, हमारे देश का, हमारे देश के संसाधन का, और हमारे देश पर आधिपत्य भी स्थापित कर लिया। तथा संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहाँ उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाएं। अर्थात कोई भी संसाधन किसी भी विकास में तभी योगदान दे सकता है जब उसके लिए, उसे उपयोग करने के लिए ही विकास हो। उपनिवेशन के विभिन्न चरणों में भारत ने इन सब का अनुभव किया है। बिल्कुल, हम देख सकते हैं हमारे देश पे कितने आक्रमण हुए, तो लालच में हुए ना। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, भारत में प्रचुर मात्रा में संसाधन थे, हमारे पास, हम भारतीयों के पास उसे उपयोग करने की प्रौद्योगिकी नहीं थी, और विदेशी जो आए वो अपने प्रौद्योगिकी से हमारे देश का दोहन किया, है ना, शोषण किया संसाधन का, और उसके बाद वर आधिपत्य भी जमा लिया। अतः भारत में विकास सामान्यता तथा संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है। संसाधन का संरक्षण। संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपयोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अगर आप संसाधन का विवेकहीन, अंधाधुंध प्रयोग करेंगे, उसे सही तरीके से प्लान्ड वे में उपयोग नहीं करेंगे, नियोजित रूप से उपयोग नहीं करेंगे, तो इससे क्या होगा, सामाजिक आर्थिक परेशानियां आएंगी, पर्यावरणीय समस्या आएंगी, आती है ना। वनों की कटाई कर रहे हैं, वन्य जीव का दोहन कर रहे हैं, पानी का, जल का मतलब अति उपयोग कर रहे हैं। देखिए आप, क्या उसको बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं, इनका अति दोहन कर रहे हैं, पेट्रोल का अति दोहन कर रहे हैं। इन सब से क्या हो रहा है, मिट्टी उपजाए जा रहे हैं, अनाज एक से एक खाद का उपयोग कर रहे हैं, तो मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है वो खत्म होते जा रही है। प्रदूषण के कारण जल को प्रदूषित करते जा रहे हैं, जल की शुद्धता खत्म होते जा रही है, पीने योग्य जल खत्म होते जा रहे हैं। तो ये सब बहुत सारे उदाहरण हैं जो सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इन समस्याओं के बचाव के लिए विभिन्न स्तर पर संसाधन संरक्षण आवश्यक है। अब भाई, संसाधन संरक्षण बिल्कुल आवश्यक है, हम संसाधन को बचाना हमें बहुत ज़रूरी है, और इन समस्याओं से बचना भी ज़रूरी है, क्योंकि संसाधन नहीं रहेंगे तो फिर हमारा जीवन कहाँ चला जाएगा, फिर वही आदि मानव काल जीवन में
चला जाएगा। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। अर्थात पास्ट से ही हम देखें तो बहुत सारे जो ऐसे हैं, लोग हैं, नेता हैं, चिंतक हैं, देश के लिए जो थिंकिंग करते हैं, तो चिंता का विषय रहा। उदाहरण था, गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण और अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की है। तो महात्मा गांधी ने क्या कहा था? हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी की लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। अब इनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इनके स्थान पर अत्यधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि हमारे पास सब कुछ है, हमारे हर व्यक्ति का पेट भरा जा सकता है, लेकिन अगर आप पेटी भरने लगेंगे, अर्थात आप उसका अत्यधिक दोहन करेंगे अपने स्वार्थ के लिए, तो इससे संसाधनों का ह्रास हो रहा है और कुछ लालची लोगों की वजह से हमारी प्रकृति पे, हमारे पर्यावरण पे इसका बहुत अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है ना। भू संसाधन अब देखते हैं क्या है। हम भूमि पर रहते हैं, इसी पर अनेक आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। बिल्कुल, तो अर्थात हम इसका उपयोग कर रहे हैं, इस पे रहते हैं, तो ये हमारे लिए क्या हो गया? एक संसाधन हो गया। अतः भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है ना। ये हमें प्रकृति ने दिया, इसलिए प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित हैं। ये सारे भूमि पर ही होते हैं, भूमि पर ही आधारित हैं। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए, है ना। हमारे पास लिमिटेड भूमि है, उसके बाद तो फिर जल ही जल है, महासागर है, इसलिए इसका एक जो भी उद्देश्य है संसाधन का उपयोग करने का, हमें सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से उपयोग करना चाहिए। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां जैसे पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप पाए जाते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है, जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। किसी भी उद्योग और कृषि के विकास के लिए हमें मैदानी भाग ही चाहिए। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत हैं। वे कुछ बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं, है ना। पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोश है। देखिए, मुख्य भू आकृति के अंतर्गत क्षेत्र में आप देखिए, सबसे ज्यादा क्या है? मैदान है, फिर पर्वत है, फिर पठार है ना। फिर देखिए दूसरे मानचित्र में देखिए, जो डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर 2017 का दिया हुआ है। ठीक है, वन कितना है? वन का आप दिया हुआ है 18.11%। ठीक है, उसके बाद गैर कृषि नियोजन अंतर्गत क्षेत्र, बंजर, अस्थायी चारागाह, विविध वृक्षों, कृषि योग बंजर भूमि, देखिए दोनों तरफ दिया हुआ है। तो भू उपयोग, अब है हमारे पास भू संसाधन है, तो उसका नियोजित ढंग से उपयोग भी होना चाहिए। भू संसाधन का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाता है। जैसे देखिए, वन हमारी भूमि पे ही है। कृषि के लिए उपलब्ध अनुपलब्ध भूमि, देखिए अब जैसे कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि क्या है? बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि। बहुत सारी भूमि है बंजर है, उन पर कृषि नहीं हो सकता है, या अनुपयोग अयोग्य भूमि है। गैर कृषि प्रजननों में लगाई गई भूमि, जैसे इमारतें, सड़क, उद्योग। अब जहाँ पे इंडस्ट्रीज है वहाँ तो कृषि नहीं होगी ना। जहाँ पे घर बने हुए, इमारतें हैं, वहाँ तो नहीं होगी कृषि। सड़कें हैं, वहाँ तो नहीं होगी कृषि। अब देखिए, प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, अस्थायी चारागाहें तथा अन्य गोचर भूमि, जो चारागाहें पशु जहाँ चरते हैं, विविध वृक्षों,
वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है, जहाँ पे मतलब विविध वृक्ष हैं, वृक्ष फसल है, उपवन वगैरह है। फिर कृषि योग्य बंजर भूमि जहाँ 5 से अधिक वर्षों से खेती न की गई हो। फिर चौथे नंबर पे आती है पड़ती भूमि, वर्तमान पड़ती, जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती ना की गई हो, है ना। वर्तमान पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य पड़ती भूमि या पुरातन पड़ती, जहाँ 1 से 5 कृषि वर्ष खेती ना की गई हो। 5वां शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र, एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। तो ये तो रहा आपका भूमि का उपयोग किस तरह होता है, ठीक है। अब भारत में भू उपयोग प्रारूप देखते हैं। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपराएं इत्यादि शामिल है। जैसे अब देखिए, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का सिर्फ देख रहे हैं, परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी नहीं हमें उपलब्ध है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिगृहित क्षेत्रों के भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है। जो हमारे जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तान और चीन ऑक्युपाइड जो जमीन है उसमें भूमि का उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है। अस्थायी चारागाहों के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है। पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे और इसके क्या परिणाम होंगे। वर्तमान पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य पड़ती भूमि अनुपजाऊ है और इन पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज़्यादा है। अब अनुपजाऊ है तो उसके लिए हमें खाद चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, अतः इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार बोया जाता है। यदि इसे शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है तब भी भारत के कुल सूचित क्षेत्र में लगभग 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है, जबकि हमारे पास कितना हिस्सा है, 93% भूभाग का हिस्सा है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम पर क्षेत्र बोया जाता है। तो हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति है द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफी कम है। वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। मतलब वन हमारे लिए जरूरी है, वन की कमी रहेगी, वन नहीं रहेगा तो पारिस्थितिक असंतुलन होगा। वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस पर निर्भर करती है। जो वनों के आसपास रहते हैं वो लकड़ियां लेंगे, वनों से लकड़ियां काटेंगे, फल फूल सबका उपयोग करेंगे। भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि प्रयोग में लगाई गई भूमि कहलाता है। बंजर भूमि में पहाड़, चट्टाने, सूखी और मरुस्थलीय भूमि शामिल है। गैर कृषि प्रयोगों में लगाई गई भूमि में बस्तियां हो गई, सड़कें हो गए, रेल लाइन हो गए, उद्योग इत्यादि आते हैं। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने एवं लगातार लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने एवं लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का न्यूनीकरण हो रहा है। इसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है। हमने पहले भी देखा कि अगर हम अत्यधिक या अंधाधुंध उपयोग करेंगे, अनियोजित ढंग से उपयोग करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही विनाशकारी परिणाम लेकर आ सकता है। तो इससे क्या हो रहा है ना, आगे फ्यूचर में आने के लिए भविष्य में ये हमारे लिए गंभीर आपदा बन सकती है। आपने देखा कि किस तरह भूमि का उपयोग कितना है हमारा
और कितना शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, कितने क्या क्षेत्र है जहाँ पे आप भूमि का कुछ उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो सड़कों में, बस्तियों में, रेल लाइन में इत्यादि में इनका प्रयोग है ना। अगर हम इनका सही ढंग से, नियोजित ढंग से उपयोग नहीं करेंगे, अत्यधिक दोहन करेंगे, तो ये हमारे लिए विनाशकारी परिणाम लेकर आ सकता है। अब देखते हैं भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय क्या हैं। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं। भाई भूमि तो उन पे रहते ही हैं, बस उपयोग तो होगा ही, तथा भावी पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करेगी। बिल्कुल, कृषि करेंगे कहाँ भाई, भूमि पे ही करेंगे ना, रहेंगे कहाँ, सड़कें कहाँ रहेंगी। तो ये तो हमारे भूमि तो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। हम भोजन, मकान और कपड़े, अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। जायज़ भाई, हमें कपड़े यहीं से मिलता है, हमारा घर यहीं पे है, हमें भोजन यहीं से मिलता है, सब कुछ तो हमारा यहीं से है। मानव क्रियाकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाले प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिल रहा है। बिल्कुल, अत्यधिक दोहन से भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, भूमि का क्षरण हो रहा है। और इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है, जिसमें से लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है। 56% क्षेत्र जल अपर्दित है और शेष क्षेत्र लवणीय और क्षारीय है। कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन ने भी भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। वनों का कटाई, अत्यधिक पशुचरण, ओवरग्रेजिंग जिसे कहते हैं, तो इससे क्या भूमि की जो शक्ति है, जो उसकी जो उर्वरक शक्ति है, इसका क्षरण हुआ है। खनन, अवैध खनन, अत्यधिक खनन से भूमि का निम्नीकरण हुआ है। खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना। बिल्कुल, खनन के लिए वनों की कटाई अत्यधिक होने लगी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में, झारखंड जैसे राज्यों में, और वहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे बना के छोड़ दिए गए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचरण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण। यहाँ अति पशुचरण इतना है भूमि पर, जिससे भूमि का निम्नीकरण, भूमि की उर्वरक शक्ति खत्म हो गई है और भूमि का स्तर गिर गया है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अत्यधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। अब खेती के बाद आप भूमि को छोड़ोगे नहीं उसकी उर्वरक शक्ति वापस लाने के लिए, तो वो भी भूमि का क्षरण ही हुआ। अति सिंचन से उत्पन्न जल क्रांतता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। तो जिससे मृदा में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना और मृदा बर्तन उपयोग में चूने, खड़िया मृदा और सेल खड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित हो जाता है ना। तो जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा को जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। तो ये सब के कारण भी भूमि का निम्नीकरण हुआ है। पिछले कुछ वर्षों से देश में विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत बन गया है। औद्योगिक जल, जो गंदे जल होते हैं, उनको भूमि पर छोड़ देना, अपशिष्ट पदार्थ भूमि पर, कचरा एक जगह डंप कर देना, तो उस जल प्रदूषण और उस जगह की भूमि बैरन लैंड, बंजर भूमि हो जाती है, बिल्कुल कोई उपयोग में नहीं आती है। तो ये भूमि का क्षरण ही हुआ। भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के लिए कई तरीके हैं। वन रोपण, देखिए, अब भूमि निम्नीकरण तो भाई हम करते जा रहे हैं अत्यधिक दोहन के कारण, लेकिन इसकी समस्याओं को सुलझाने के लिए भी हमारे पास तरीके हैं। वो तरीके क्या हैं? वन रोपण, वन लगा के हम इसको रोक सकते हैं। चारागाहों का उचित प्रबंधन करके, अगर उचित प्रबंधन होगा तो उससे भी रुकेगा। इसमें कुछ हद तक मदद कर सकती हैं पेड़ों की रक्षक मेखला, शेल्टर बेल्ट, पशुचारण नियंत्रण और रेतीले टीलों का कांटेदार झाड़ियों लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव की रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो क्या कर सकते हैं? पशुचारण को नियंत्रित करेंगे। पशुचारण जो इतना हो रहा है, रेतीली टीले बना के कांटेदार झाड़ियों में स्थिर लगाकर, मतलब जब
बारिश होगी तो वहाँ अपरदन कम होगा, मिट्टी का अपरदन कम होगा, तो उसकी जो उर्वरक शक्ति है वो बनी रहेगी। खनन, अवैध खनन या अत्यधिक खनन को रोकना, उससे भी औद्योगिक का जल जो निकलता है और जो उसके कचरा अपरिष्कृत जो उसके कचड़े होते हैं उसको भूमि पर जो कचरे होते हैं उसको परिष्कृत करने के पश्चात ही विसर्जित करें जल और भूमि में, तो उससे भूमि और जल का प्रदूषण कम किया जा सकता है। तो ये सारे तरीके हैं जिससे भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के कुछ हद तक मदद मिल सकती है। पेड़ों के की रक्षक मेखला बना के हम अपरदन को रोक सकते हैं। जो बाढ़ आते हैं उसके साथ मिट्टी बह जाती है तो वो मिट्टी रुकेंगी। तो इस तरह हम भूमि का संरक्षण कर सकते हैं। अब मृदा संसाधन देखते हैं क्या है। मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीनीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। ये नवीनीकरण है और एक प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधों का विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा एक जीवंत तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। और देखिए यहाँ पे मृदा परिच्छेदिका यहाँ पे दिया हुआ है। अपक्षय रहित आधारी चट्टानें, अंधस्तरीय अपक्षयित आधारी चट्टानें, उपमृदा अपक्षयित चट्टानें, बालू, घास, सिल्ट व मृत्तिका और ऊपरी संतरत की मृदा। तो 1 सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, आप सोच सकते हैं। और एक नवीनीकरण, प्राकृतिक नवीनीकरण संसाधन है। ठीक है। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच, जनक शैल अथवा संस्तर शैल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक हैं। प्रकृति के अनेकों तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनदी और अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती हैं। मृदा में होने वाली रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। मृदा जैव, ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। यानी ये जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों, उनके रंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं में निम्नलिखित प्रकार से है। अर्थात मृदा जो बनती है तो इसमें उसका रंग, गहराई, गठन, ये सब जो है मृदा का प्रकार भारत में दिखाता है कि हमारे भारत में बहुत सारे मृदा के प्रकार हैं और विभिन्न जगहों पर है। तो वो क्या है, आइए देखते हैं। मृदाओं का वर्गीकरण। भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच, भू आकृतियाँ, जलवायु और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। बिल्कुल हमने पढ़ा है पहले भी। ऊंची भूमि, पहाड़, पठार, मैदान, है ना, द्वीप समूह, तटीय क्षेत्र है, भू आकृतियाँ हैं, जलवायु है, भारत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो इसके कारण मृदा की बहुत सारी प्रकार हैं। जैसे एक है जलोढ़ मृदा। पहला हम पढ़ते हैं जलोढ़ मृदा। ये मृदा विस्तृत रूप में फैली हुई है और यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। ठीक है, ये विस्तृत रूप में फैली हुई है। वास्तव में यह संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। अगर हम उत्तरी भारत का मैदान देखें तो ये किससे बना हुआ है? जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। यह मृदाएं हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनती है। नदी अपने साथ बहती है और अपने साथ निक्षेप लाती है। एक संकरे गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई हैं। ये एक संकरे गलियारे मतलब नदी जो बहती है उसके साथ ये राजस्थान और गुजरात तक भी फैली हुई है। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टे भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। तो नदी जो अपने साथ गाढ़ और निक्षेप बहा के लाती है मैदानी भागों में आके फैल जाते हैं और ये जलोढ़ मृदा कहलाते हैं। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। ठीक है, नदी अपने साथ बहा के लाती है रेत, सिल्ट और मृत्तिका। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी की ऊपर की ओर जाते हैं का आकार बढ़ता चला जाता है। देखिए यहाँ मृदा के प्रमुख प्रकार भारत का मैप बना के आपको बताया गया है
कि क्या पर्वतीय और वन वाली मृदा जो आप जम्मू कश्मीर के इलाके में देखिए, भारत के उत्तरी इलाके में। फिर आप जलोढ़ मृदा देखिए, पूरा आप देखिए उत्तर भारत में फैला हुआ है। कुछ गुजरात में भी, दिल्ली हरियाणा वगैरह साइड में आप देख रहे हैं। लाल और पीली मिट्टी देखिए आप इधर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के इलाकों में, फिर दक्षिण के इलाकों में है। फिर काली मिट्टी पूरी महाराष्ट्र में आप देखें फैली हुई है, महाराष्ट्र और फिर आंध्र प्रदेश ये सब इलाकों में। फिर आप देखेंगे लेटराइट मिट्टी आपको कुछ जगहों पे, बहुत कम जगहों पे है, थोड़ा सा राजस्थान के पास है। और फिर उधर पूर्वी क्षेत्र में भी बहुत हल्का सा है। फिर आप देखिए पश्चिमी घाट में है। फिर आप शुष्क देखेंगे, ये है पूरा राजस्थान का पूरा एरिया है, ठीक है। तो मृदा के कणों का आकार बढ़ता जाता है। नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल भंग के समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती हैं। ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों द्वारा चौड़ क्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती हैं, ठीक है। ये मतलब मृदाएं जो मोटे कण वाली मृदाएं कहाँ मिलती है? पर्वतों की तलहटी में मैदानों द्वारा बनाए मैदानों जैसे द्वार चौड़ क्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती हैं। कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उसकी आयु से भी होती है। अब तो कण देख लिया ना, महीन कण, मोटे कण, और इनके अलावा मृदा की आयु भी होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है। अब देखिए जलोढ़ मृदा है, अब इसकी भी आयु के आधार पर दो प्रकार है। पुराना जलोढ़ जिसे बांगड़ कहते हैं, ठीक है, और नया जलोढ़ जिसे खादर कहते हैं। बांगड़ मृदा में कंकड़ ग्रंथियों की मात्रा ज्यादा होती है और खादर मृदा में बांगड़ मृदा की तुलना में ज्यादा महीन कण पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती हैं। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटाश, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं, जो इसको गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती हैं। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है और यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है, क्योंकि हमारा भारत कृषि प्रधान देश है, इसीलिए कृषि क्षेत्रों में हमारी जनसंख्या अधिक है। सूखे क्षेत्रों में मृदाएं अधिक क्षारीय होती हैं। इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। अर्थात फिर यहाँ पे टेक्नोलॉजी आ गया कि हम अगर नियोजित ढंग से इन मृदाओं का उपयोग करेंगे, उपचार करेंगे और सिंचाई करेंगे तो इनकी पैदावार और भी ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है। अब आइए देखते हैं दूसरी मृदा, काली मृदा के बारे में। इन मृदाओं का रंग काला है और इन्हें रेगर मृदाएं भी कहा जाता है। इनका दूसरा नाम रेगर मृदाएं भी है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है और काली कपास मृदा के नाम से भी जानी जाती है। अगर कोई पूछे छात्रों काली कपास मृदा, तो ये काली मृदा ही है, कंफ्यूज नहीं होना, और रेगर भी यही मृदा है। यह माना जाता है कि जलवायु और जनक शैलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ठीक है। जलवायु और जनक शैल जो है वो काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिए हुए हैं। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार, बेसाल्ट क्षेत्रों के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती हैं, ठीक है, और लावा जनक शैलों से बनी हुई हैं। जो ज्वालामुखी होते हैं ना, उनसे जो लावा निकलता है, उनसे ये बनी हुई है। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती हैं और दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली हुई है। काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी हुई है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है। क्योंकि ये ज्वालामुखी से उत्पन्न मृदाएं होती है, इसमें कैल्शियम, पोटास, चूना ये सब प्रचुर मात्रा में होता है, परंतु इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिनसे इनमें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है। गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती हैं और इनको जोतना मुश्किल होता है। इसलिए इनकी जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से शुरू कर दी जाती है, ठीक है।
अब लाल और पीली मृदा देखते हैं। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रेवेदार अग्नि चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित होती है। आप मानचित्र में देख सकते हैं लाल और पीली मृदाएं ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती हैं। इन मृदाओं का रंग लाल रेवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। ये जो लाल रंग की दिखती है ना, इनमें लौह अयस्क बहुत मात्रा में पाया जाता है, इसलिए लाल दिखती है। इनका पीला रंग इनमें जल योजन के कारण होता है। ठीक है। अब लेटराइट मृदा। लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ है ईंट। लेटराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। मतलब आर्द्र और शुष्क ऋतु जो एक के बाद एक आती है, इससे इनका निर्माण होता है। यहाँ भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन लीचिंग का परिणाम है। लेटराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय, जिसका pH 6.0 से नीचे होता है। इसमें सामान्यतः पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है। इसमें पोषक तत्व पौधों को नहीं मिल पाते हैं। यह अधिकतर दक्षिण राज्यों, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाटी क्षेत्रों, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों तथा उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती हैं। जहाँ इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं, वहाँ इसमें ह्यूमस पर्याप्त रूप में पाया जाता है। लेकिन विरल वनस्पति और अर्धशुष्क पर्यावरण में इनके ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। स्थल रूपों पर उनकी स्थिति के अनुसार उनमें अपर्दन तथा भूमि निम्नीकरण की संभावना होती है। अब देखिए किस स्थल रूप में ये मृदाएं हैं, तो इससे इनका अपर्दन भी होता है ना। तो मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में चाय और कॉफी उगाई जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त हैं। देखिए हर मृदा की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। ठीक है। लाल लेटराइट मृदा में काजू की फसल अत्यधिक उगती है, चाय, कॉफी ये सब उगाई जाती है ना। मरुस्थलीय मृदा को देखते हैं। मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं। रेतीली होती हैं और लवणीय होती हैं। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। अब देखिए हर मृदा के अपने अपने प्रकार हैं। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जलवाष्पन पर अधिक है। यहाँ की जलवायु शुष्क होती है और तापमान उच्च होता है, तो यहाँ पे एवोपरेशन जलवाष्पन बहुत अधिक होता है और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम हो जाती है। अब जब जलवाष्पन हो जाएगा, वाटर एवोपरेशन हो जाएगा, तो मृदाओं में ह्यूमस और नमी कम हो जाएगी। बिल्कुल मृदा की सतह नीचे से कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है। नीचे से कैल्शियम बढ़ती चली जाती है। नीचे की परतों में चूने के कंकड़ की सतह पाई जाती है। इसके कारण मृदा में जल अंतः संयंदन इन्फिल्ट्रेशन अवरुद्ध हो जाता है। इस मृदा को सही तरीके से संचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। अगर इसका नियोजित ढंग से उपयोग किया जाए, तकनीक के द्वारा इसका उपयोग किया जाए, तो इसे कृषि योग्य बनाया जा सकता है। अब वन मृदा को देखते हैं। ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। नाम से ही समझ में आ रहा है, जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती है, परंतु ऊपरी ढालों पर इनकी गठन मोटे कणों का होता है। हिमालय के हिमछादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपर्दन होता है और ये अधिसिलिक, एसिडिक तथा ह्यूमस रहित होती हैं। इनमें भी ह्यूमस नहीं होता है और एसिडिक भी होती है। ये नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों, विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती हैं। अब देखिए मृदा अपर्दन और संरक्षण क्या।
मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा का कटाव जो होता है और उसके बहाव की प्रक्रिया, बारिश होने से मृदा एक जगह की मृदा बहती है, जैसे नदी मृदा बहा के लाती है अपने में निक्षेप लाती है, उस तरह तो बारिश होगी तो मृदा का अपरदन भी होगा, तो मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं। मृदा बनता भी और अपरदन भी होता है, ये नेचुरल प्रोसेस और ये साथ साथ चलता है और दोनों में संतुलन होता है ना। परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अतिपशुचारण, निर्माण और खनन इत्यादि से कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है और प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिमनदी और जल मृदा अपरदन करते हैं। बहता जल मृत्तिकायुक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वहिकाएं बनाता है, जिन्हें अवनलिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती और इसमें उत्खात भूमि, बैड लैंड कहते हैं। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड़ भूमि कहा जाता है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है, जिसे चादर अपरदन भी कहा जाता है, सीट इरोजन। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है। कृषि के गलत तरीकों से भी मृदा अपरदन होता है। गलत ढंग से हल चलाने, जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वहिकाएं बन जाती, जिससे अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव करता है। देखिए, मृदा का कटाव बहुत तरीकों से होता है। प्राकृतिक तरीकों से होता है, मानवीय क्रियाओं द्वारा जो होता है। अगर वन उन्मूलन करेंगे, वनों की कटाई करेंगे तो मृदा को रोक नहीं पाएगा, पानी मृदा को बहाते चला जाएगा। अति पशुचारण से क्या होता है कि घासें जो होती है वो मृदा को पकड़ के रखती हैं। जब घासें पशु खा जाएंगे तो मृदा का पकड़ नहीं रहेगी, मृदा आसानी से बह जाएगी। पवन के द्वारा मृदा उड़ाई जाती है। कृषि सही तरीके से नहीं करने से मृदा अपरदन होता है। हिमनदी और पवन, इनके कारण क्या होता है, मृत्तिकायुक्त जल मृत्तिकायुक्त बन जाते हैं, जो मृदाओं को काटते हुए गहरी वहिकाएं बना देता है। तो यहाँ पे खेती करना पॉसिबल नहीं होता, जिसे बैड लैंड भी कहा जाता है। तो इन सब तरीके से गलत ढंग से कृषि करने से ढाल बन जाता है और पानी अंदर से बहता है और मृदा का कटाव करता चला जाता है। ढाल वाली भूमि पर समुच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। इसे समुच्च जुताई कहा जाता है। ढाल वाली भूमि पर समुच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। ठीक है, अगर ढाल बना के खेती करेंगे तो इससे जल की बहाव की गति घटती है और मृदा अपरदन रुकता है। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि अपरदन को नियंत्रित करते हैं। सीढ़ी नुमा खेती जो बना के खेती की जाती है, यही कहा जा रहा है कंट्रोल प्लगिंग। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफी विकसित है। बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती हैं। ये पवनों द्वारा जनित बल को कमजोर करती हैं। इस तरीके से पट्टी कृषि, स्ट्रिप फार्मिंग कहते हैं, पेड़ों के कतारों में लगा कर रक्षक मेखला बना के पवनों की गति कम करता है। इन रक्षक पट्टियों तथा पश्चिम भारत में रेत के टीलों के स्थानीयकरण के महत्वपूर्ण योगदान। देखिए, करते क्या है कि सीढ़ी नुमा खेत बनाए, बीच में क्या करते हैं, घास को लगा दिए, बीच की फसलों के बीच में घास की पट्टियां बना दी, तो ये पवन द्वारा अपरदन को रोका, वर्षा के द्वारा अपरदन को रोका। पेड़ों को लगातार एक कतार में किनारे के साइड रक्षक मेखला बना के लगा दिए, तो इससे पवन की गति को कम करता है और जो रेत के टीले बनाए जाते हैं, ये सब मुख्य योगदान निभाता है आपकी भूमि को मृदा। भारत में पर्यावरण की दशा देख लीजिए। सुखो माजरी गांव और झबुआ जिले ने यह कर दिखाया है कि भूमि निम्नीकरण प्रक्रिया को पलटा जा सकता है। सुखो माजरी में वृक्ष घनत्व 1976 में 13/हेक्टेयर था, जो 1992 में बढ़कर 12,072 प्रति हेक्टेयर हो गया है। तो
ये हम बढ़ा के भी भूमि निम्नीकरण को रोक सकते हैं, है ना। वृक्ष का घनत्व बढ़ाएंगे, पर्यावरण के पुनर्जनन से अधिक संसाधन उपलब्धता, कृषि और पशुपालन में सुधार के परिणाम स्वरूप आमदनी बढ़ती है और समाज में अधिक समृद्धि आती है। सुकुमारी ने 1947 और 1984 के बीच परिवारों की औसत वार्षिक आमदनी 10,000 से 15,000 रुपये थी। पर्यावरण की पुनर्स्थापना के लिए लोगों द्वारा इसका प्रबंधन आवश्यक है। मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को स्वयं फैसला लेने का अधिकार दिया है कि वे प्रदेश की 29 लाख हेक्टेयर भूमि, भारत का लगभग 1% क्षेत्रफल को जल विभाजक प्रबंधन द्वारा हरा भरा बना रहे हैं। तो इसी के साथ ये पाठ खत्म होता है छात्रों। हमने देखा कि संसाधन क्या है, संसाधन क्यों हमारे लिए जरूरी है, संसाधन नियोजन क्या है, संसाधन का विकास क्या है, और एक महत्वपूर्ण भूमि संसाधन और मृदा संसाधन के बारे में हमने जाना। देखा कि हमारा देश विभिन्नताओं का देश है, विविधताओं का देश है। किस तरह संसाधन विभिन्नताओं के साथ, विविधताओं के साथ हम पूरे देश में फैले हुए हैं। तो इसका सही नियोजन होना आवश्यक है, प्रॉपर प्लानिंग होना आवश्यक है। तभी जाके टेक्नोलॉजी, हमारा प्रौद्योगिकी का विकास होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास प्रौद्योगिकी होगी, संस्थाएं होंगी, कौशल होगा, तभी हम संसाधनों का नियोजित रूप से प्रयोग करके और सही ढंग से विकास कर सकते हैं। धन्यवाद। आइए छात्रों, अब इसके प्रश्नोत्तर को कर लेते हैं। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो उत्तर होगा घ, अनवीनीकरण योग्य संसाधन। दूसरा, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? उत्तर होगा क, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। पंजाब में भूमि निम्नीकरण निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो उत्तर होगा ख, अधिक सिंचाई। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? उत्तर होगा घ, उत्तरांचल। पांचवा, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो उत्तर होगा गुजरात। घ, झारखंड। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30 शब्दों में दीजिए। देखिए प्रश्न 2, 3 राज्यों के नाम बताएं जहां काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो उत्तर है इसका, काली मृदा का रंग काला होता है, इन्हें रेगड़ मृदा भी कहते हैं। ये लावाजनक शैली से बनती हैं। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती हैं। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? इस प्रकार की मृदा की 3 मुख्य विशेषताएं क्या है? उत्तर, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इस जलोढ़ मृदा की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ये मृदा हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी के ऊपर और चलते हैं, मृदा के कणों का आकार बढ़ता जाता है। जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती है। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं, जो इनको गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती हैं। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। प्रश्न 3 देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? उत्तर है, मृदा कटाव और उसकी बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। विभिन्न मानवीय तथा प्राकृतिक कारणों से मृदा अपरदन होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जाने चाहिए। पहला, पर्वतीय ढालों पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर अवनालिका अपरदन को रोका जा सकता है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफी विकसित है।
पर्वतीय क्षेत्रों में पट्टी कृषि के कारण द्वारा मृदा अपरदन को रोका जाता है। इसमें बड़े बड़े खेतों को पट्टियों में बांधा जाता है। ये फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती हैं। ये पवनों द्वारा जनित बल को कमजोर करती हैं। पर्वतीय ढालों पर बांध बनाकर जल प्रवाह को समुचित ढंग से खेती काम में लगाया जाता है। मृदा रोधक बांध अब नालिकाओं के फैलाव को रोकते हैं। देखिए जैव और जैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दें। जैव संसाधन वे संसाधन हैं जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है और जिनमें जीवन व्याप्त होता है। जैव संसाधन कहलाते हैं जैसे मनुष्य, वनस्पति जगत, प्राणी जगत, पशुधन तथा मत्स्य जीवन आदि। अजैव संसाधन भी सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टान और धातुएं। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। भारत की भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें। वर्ष 1960 से 61 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई, इसका क्या कारण है? उत्तर, भारत में भूमि का उपयोग अलग अलग प्रकार के कार्यों में किया जाता है। कुल भूमि में से 93% भाग के ही ऊपर के आंकड़े उपलब्ध हैं। कुल भूमि में से 46.6% भूमि शुद्ध बोए गए क्षेत्र के अंतर्गत आती है। 22.5% भूमि पर वन है। 13.8% भूमि बंजर है और कृषि अयोग्य भूमि है। 7.7% भूमि पृथ्वी परती भूमि है। 4.8% भूमि पर चारागाह और बागान है। 4.6% भूमि बंजर भूमि है। वर्ष 1960 से 61 में वन के अंतर्गत क्षेत्र में वृद्धि हुई तो है, किंतु यह वृद्धि बहुत मामूली है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार 33% भूमि पर वन होने चाहिए, किंतु भारत में बढ़ती जनसंख्या, अधिक औद्योगिकरण आदि के कारण निरंतर वनों के कटाव से वन भूमि में अधिक वृद्धि नहीं हो पाई है। लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। अधिक वन पर्यावरण को संतुलित करते हैं, मृदा अपरदन को रोकते तथा भूमि को निम्नीकरण से बचाते हैं। इसलिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर वनों को प्रतिशत को बढ़ाना जरूरी है। धन्यवाद छात्रों।